हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वघेल आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही थी भारतीय संविधान में, और उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था आर्टिकल 24 तक, यानी मूल अधिकार चल रहे थे, वो हमने याद पढ़ लिए थे। और आज जो पढ़ने वाले हैं हम आर्टिकल 25 से पढ़ेंगे 32 तक। कब तक? आर्टिकल 25 से लेके 32 तक, ठीक है कि नहीं? ये यानी कि मूल अधिकार आपका कंप्लीट करेंगे। अब देखिए जरा, तो पहले थोड़ा सा याद कर लें पुराने वाले। जैसे मैंने आर्टिकल 14 में पढ़ाया होगा आपको, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 क्या था कि जाति धर्म लिंग स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, इसमें काले गोरे का भेदभाव भी निषेध था। फिर एक आर्टिकल था और जिसका नाम था क्या आपका, आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। और एक आर्टिकल था कौन सा, 17 अस्पृश्यता का, 18 उपाधियों का, और 19 में फिर हमने पढ़े थे 19 का 19 फर्स्ट का खा गा घा या और फिर छा, ये सब पढ़े थे। आर्टिकल 20 में पढ़ा था, क्या था, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 था क्या, 21 में था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 21 का में क्या था, शिक्षा का अधिकार, जो मूल अधिकार बनाया गया था बाद में। कौन सा संविधान, 86वां संविधान संशोधन 2002 वाला, ठीक है कि नहीं? और फिर उसके बाद क्या है आपका आर्टिकल 22 पढ़ा था, जिसमें क्या था, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, इसमें दो प्रकार की गिरफ्तारी पड़ी थी। और आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें बलाश्रम बंधुआ मजदूरी वगैरह ये सब था। और आर्टिकल 24 इसमें क्या था, बच्चों से संबंधित शोषण के विरुद्ध अधिकार था। अब देखिए इसके आगे जो पढ़ने वाले हम आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 में क्या है, 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता। क्या चीज है, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये कहां से कहां तक है आपके, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल आपका 25 से लेके 28 तक। 25 से 28 तक हमको क्या मिलेगी, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जानकारी है, ठीक है कि नहीं? किस तरीके से वो देखेंगे जरा। जैसे आप पहला आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 25, तो ये कह रहा है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 क्या कह रहा है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका सीधा सा मतलब है आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इस सब के बारे में हमारा संविधान कह रहा है। जैसे आप हिंदू हैं तो हम क्या बन सकते हैं, मुस्लिम बन सकते, सिख जैन जो भी बनना चाहें बन सकते, कोई भी धर्म अपना सकते। और अगर पहले से सिख धर्म अपना रखा है या मुस्लिम धर्म अपना रखा है तो आप हिंदू धर्म अपना सकते। लेकिन ये क्या होंगे, सारे प्रोसेस मर्जी से, ये नहीं कि किसी को लालच देके या जबरदस्ती आप बना रहे तो वो कानून अपराध होगा, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है, आर्टिकल 25 के तहत क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिसमें क्या होगा, कोई भी धर्म अपना सकते हो आप, ये चीज दी गई है। अच्छा, इसी में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 25(2), आर्टिकल है, ये पूछा जाता है इसलिए लिखा रहा हूं। आर्टिकल 25 का सेकंड है, इसमें क्या दिया गया है, जो सिख धर्म है, जो सिख धर्म है, सिख धर्म को कृपाण रखने का अधिकार, रखने का अधिकार। अच्छा, ये क्या है कृपाण, जैसे सिख वगैरह तुमने देखे होंगे, छोटी सी तलवार लगा लेते साइड में, वही क्या है, कृपाण रखने का अधिकार है। कौन से आर्टिकल के तहत है, 25(2) के तहत। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, एक शब्द और आता है इसमें, ये पूछा जाता है, ये अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही में पूछा हुआ है कि हिंदू शब्द के अंदर कौन कौन से आते हैं। हिंदू शब्द के अंतर्गत, हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें आएंगे जैन, बौद्ध और सिख, ये ध्यान रखना। मुस्लिम नहीं आते, ये ध्यान रखना। किसमें, हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन आ रहे, जैन, बौद्ध और सिख। अगर बेसिकली देखा जाए भारत में थोड़ा सा प्राचीन इतिहास में आप आएंगे तो जैन जो थे वो भी क्या थे, पहले हिंदू ही थे,
और बाद में क्या जैन बने। बुद्ध भी, जैसे भगवान बुद्ध के बारे में पता होगा, शाक्य कुल से हैं और ये बाद में क्या बने, ये तो बुद्ध धर्म इन्होंने चलाया। अब जैसे बात करें सिख, गुरु नानक ने बनाया, ये भी पहले हिंदू थे। तो ये क्या है, मोस्टली है क्या है, हिंदू धर्म से ही है। और वैसे भी देखा जाए तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू क्या एक शब्द है जो कि हमें क्या ईरानियों ने दिया था, क्योंकि वो शाह को हा के कहते थे, इसीलिए। हमारा जो धर्म है हिंदू में वो क्या है, सनातन धर्म है, ये ध्यान रखेंगे आपको, ठीक है क्या नहीं। लेकिन ये प्रश्न पूछा हुआ कि हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो जैन, बौद्ध और सिख आते हैं, ये ध्यान रखना। ये आर्टिकल 25 के तहत है। अब इसमें एक आर्टिकल आएगा कौन सा, अच्छा जैसे कोई पूछे कौन सा धर्म अपनाना है, कौन सा छोड़ना है, क्या है, ये सब कौन से वाले में, आर्टिकल 25 में ही। अब आर्टिकल 1 देखेंगे आप, कौन सा आर्टिकल है, 26। 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे हो, प्रबंध कर रहे हो उसका, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई रोकेगा नहीं, बस आपको परमिशन चाहिए। तो ये सब किस में दिया है आपको, 26 में। अब देखिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल आपका 27, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। क्या है, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, ये पूछा हुआ प्रश्न है। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, ठीक है नहीं, टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा, धार्मिक कार्य वो कर रहे हैं उससे संबंधित है। तो क्या पढ़ा आपने, देखिए आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म अपना सकते हो, छोड़ सकते हो, ये सब किसमें, 25 में। 2 में क्या गया है, सिख धर्म को कृपाण रखने का अधिकार है। अच्छा ये ध्यान रखना, ब्रिटेन वगैरह में भी इसको अधिकार मिल चुका है। आप अगर करंट का क्वेश्चन देखेंगे तो ये सब चीज मिलेंगे आपको। और हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन आ रहे हैं, जैन, बौद्ध और सिख आ रहे हैं। अब देखिए आर्टिकल 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये थोड़ा कम पूछे जाते, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। 27 धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, ठीक है क्या नहीं। इतना ही का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। हटाएं इसको, देखिए आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 क्या कह रहा है कि जैसे जो शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, या ऐसे लिखना, राज्य पोषित, राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने पर क्या है, या धार्मिक शिक्षा में क्या है, निषेध है। धार्मिक शिक्षा निषेध में, संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध करता है, ये है। इसका मतलब समझिए है क्या चीज। जैसे ये कह रहा है राज्य द्वारा पोषित, यानी कि जो सरकारी मान्यता प्राप्त है या उस तरीके से है, तो उनमें क्या है, आप धार्मिक शिक्षा नहीं दोगे, या उनकी चलो धार्मिक शिक्षा दे रहे हो तो जो नहीं लेना चाह रहा है उसके लिए बाध्य नहीं करोगे आप उसमें। वो किस में दिया गया, आर्टिकल 28 में, ठीक है कि नहीं। क्या है, राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध, यानी कि धार्मिक शिक्षा आप नहीं दोगे। जैसे प्रार्थना वगैरह हो रही है वो अलग चीज है, जैसे सेंट जॉन्स कॉलेज है या और भी है जो सेंट मैरी वगैरह इस तरीके के, तो वो अलग प्रेयर कर सकते हैं, तो आप शामिल हो रहे हैं नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, यानी फोर्स नहीं किया जाएगा। वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 28 के तहत। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब देखिए ये थोड़ा अलग था, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक मैंने अभी बताया था। 25 से लेके 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि धर्म को लेके स्वतंत्रता है। कब से लेके, 25 से लेके 28 तक। देखिए 25 से 28 में क्या था, 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 27 में धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, और 28 में क्या है, 28 में ये शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा निषेध है, यानी उसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब देखिए जरा
एक आर्टिकल है आपका 29 से लेके 30 के बीच, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार। अधिकार। तो देखिए, और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल है आपका 29 से लेके 30 तक। अच्छा 28 तक हो गए, तो बचा हुआ कौन सा? 29 30 बचे हुए। तो देखिए जरा, इसमें क्या दे रखा है? आर्टिकल 29 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपके एग्जाम के लिए। आर्टिकल 29, तो 29 क्या कह रहा है? धार्मिक, इसमें क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के, बहुत पूछा जाता पेपर में, वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल है आपका 29, अल्पसंख्यक वर्ग। अच्छा अल्पसंख्यक में मालूम होगा कौन आता है? हिंदू छोड़ के भारत में बाकी सब किस में आ रहे? अल्पसंख्यक आ रहे। मुस्लिम भी आ रहे, ध्यान रखना, 20% जनसंख्या, लेकिन फिर भी किस में आ रहे? वो आ रहे अल्पसंख्यक में। मैं पहले बोल रहा हूं, सीधी सी बात है, हिंदू छोड़ के भारत में सभी क्या है? अल्पसंख्यक है। आर्टिकल, इसके तहत एक और आर्टिकल, आर्टिकल 30। तो इसमें क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों को क्या है? अपने रुचि के क्या है? शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। तो ऐसे लिख लेना, अल्पसंख्यक वर्गों को अपने रुचि के शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है, प्लस क्या है? उनके प्रशासन के बारे में भी अधिकार है। अधिकार शिक्षा संस्थान खोलने और उनके प्रशासन का भी, प्रशासन का भी अधिकार। दो इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, खास करके ये ज्यादा इंपोर्टेंट है 29 वाला, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल 30 क्या कह रहा है? अल्पसंख्यक वर्गों को क्या? अपने रुचि के शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है और उनके प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी अधिकार है। किसमें? वो आर्टिकल कह रहा है आपका 30। इतनी सी बात समझ में आएगी होगी। ये आपने 25 से लेकर 28 तक देखी, धार्मिक स्वतंत्रता, और उसके बाद क्या था? 29 और 30, इसमें क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसमें खास करके 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 क्या कह रहा है? उनको क्या है? शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। बात समझ में आएगी इतनी सी। अब देखिए, अच्छा इसके बाद एक आर्टिकल था, कौन सा है? आर्टिकल था 31। आर्टिकल 31, इसमें था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन, ये बता चुके 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको कहां भेज दिया? आर्टिकल भेज दिया 300 का में, और क्या बना दिया इसको? कानूनी अधिकार बना दिया। मूल अधिकार से हटा के क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। ये ध्यान। और इसके साथ एक और आर्टिकल गया था, क्या नाम है? 19 फर्स्ट का 4। ये बताया होगा जब 19 पढ़ाया था मैंने, ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 31 का संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार था। 7 मूल अधिकार थे शुरुआत में, तो 7वां हटा दिया था, क्या था? संपत्ति का अधिकार। और कहां भेज दिया इसको? 300 का में, और उसको बना दिया कानूनी अधिकार। इतनी सी बात समझ में आएगी यहां तक। अब देखिएगा, इसके बाद देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? एक सिंगल आर्टिकल है और इसका नाम क्या है? आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला इसको? संविधान की आत्मा। तो आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा का है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? तो किसको कहा है? आर्टिकल 32 को, जिसमें है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ऐसे मान लो इतने सारे अधिकार दे दिए, अब ये अधिकार लागू कैसे? जैसे मूल अधिकार में जितने भी अधिकार मिले हैं वो लागू किस तरीके से होंगे? वो कौन सा आर्टिकल कह रहा है? आर्टिकल 32। जैसे कोई लागू नहीं हो रहा है तो क्या होगा? आर्टिकल 32 के तहत उसको लागू कराया जाएगा। अच्छा, आर्टिकल 32 के अनुसार क्या करता है सुप्रीम कोर्ट? और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। कितने प्रकार की रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लिखना, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लिखना, आर्टिकल 32 पूरा लिखना, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की, और इस हाई कोर्ट के लिए कौन सा है? 226 के तहत हाई कोर्ट कितने प्रकार की? दोनों ही कर रहा है, 5 प्रकार की रिट जारी कर करते। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है किस प्रकार। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट सुनवाई हो सकती। तो ये वो कौन सा है? मूल अधिकार के मामले में, जो कि किसके अंदर आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें डायरेक्ट आप अपील कर सकते हो। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। बाकी मैटरों में डायरेक्ट अपील नहीं होती है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो किसमें? जो मूल अधिकारों से संबंधित मामला होगा उसमें क्या है? डायरेक्ट आप सुनवाई कर सकते हो। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है, 5 प्रकार की रिट है, और हाई कोर्ट कितने प्रकार की है? आर्टिकल 226 के तहत, क्योंकि 226 में क्या? हाई कोर्ट की रिट के बारे में जानकारी मिलेगी। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है कि नहीं? तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और इसके आगे देखते हैं कौन सी कि कौन कौन सी वो 5 रिटें हैं, कौन कौन सी वो 5 रिटें हैं। देखिए, देख लिया आपने? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हटा दे। देखिए, पहला है, पहली वाली है इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अच्छा, बंदी का मतलब जो बंदी बनाए गए, प्रत्यक्षी ये शब्द बनाए प्रत्यक्ष से। किससे बनाए? प्रत्यक्ष से। तो प्रत्यक्ष माने होता सामने। क्या करना होता? प्रत्यक्ष माने सामने। अब जैसे किसी को कैद करके रखा हुआ है हवालात में, आपने पढ़ा था कौन सा? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो उसमें एक चीज थी कि 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो कमेंट करके ये बताना किस प्रकार की गिरफ्तारी में था, अपराध करने से पहले वाली में कि अपराध करने के बाद वाली में। तो ये देखिए, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अच्छा, इसमें क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में? जैसे आपने क्या कर लिया, जैसे पुलिस, एक मूवी आई है उसमें बहुत अच्छे से समझ पाओगे, आप लोगों ने देखी होगी, जय भीम, साउथ की मूवी थी, सूर्या शायद हीरो था उसमें। तो वो बहुत जबरदस्त मूवी लगी मुझे। देखिए, तो वहां में ये चीज, अच्छा ये मूवी देखोगे तो आप ऐसा लगेगा हाँ, जो संविधान बनाया था वास्तव में कितना सोच समझ के बनाया होगा। क्यों इतना महान मान रहे हैं लोग जो संविधान बनाया है। जैसे अगर वास्तुकार माने जाए तो कौन है वो? माननीय भीमराव अम्बेडकर जी है, जिन्होंने बनाया संविधान को। अच्छा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उसमें। वैसे देखा जाए संविधान तो संविधान सभा ने बनाया, तो उसमें देखा जाए तो कितनी मतलब पॉइंट वाली चीजें रखी हुई है। मतलब कोई गरीब आदमी है, न्याय मिले उसके लिए। अब जैसे पुलिस पकड़ के ले गई किसी आदमी को, कोई गरीब आदमी पुलिस पकड़ के ले गई, भाई अमीर आदमी ने पैसे दिए होंगे, पकड़ के ले गई, वो मारपीट कर रही है उसके साथ, और उसको उसके सामने लेके नहीं जा रही है। कहां पर? मजिस्ट्रेट के सामने। तो कोई फैसला भी हो,
मारपीट कर रही है। अब उसके घर वाले गए कि भैया आप पकड़ के तो ले गई थी पुलिस, लेकिन ये नहीं मालूम वहां पेश किया है कि नहीं, क्या केस है कुछ मालूम ही नहीं, बस ऐसे पकड़ के ले गई है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या नजदीकी न्यायालय जो भी हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, जो नजदीक पड़ा उसमें आप चले जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या देगा, तुरंत ऑर्डर देगा, या हाई कोर्ट तुरंत ऑर्डर देगा क्या, उस बंदी को हमारे क्या है, जो बंदी जो है वहां पे कैद है उसको हमारे सामने क्या करिए, प्रत्यक्ष करिए, और वो भी सशरीर जल्दी से लेके आइए, वरना क्या होगी, नौकरी चली जाएगी। ये ध्यान रखना। कौन से वाले में, पहले में, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो 24 घंटे के अंदर क्या होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या है, पेश होना चाहिए। मजिस्ट्रेट के सामने क्या है, पेश होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष पेश करना होता है। और नहीं कराए तो क्या होगा, वो ऑबियस कॉर्पस बोलते हैं इसको, ये देखा होगा उस मूवी में, बिल्कुल क्लियरली दिखाएगा, इसी के ऊपर है पूरा, ठीक है कि नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी का मतलब समझ रहे होगे, कह दिए और उसको क्या करिए, प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हमारे सामने लेके आई, मरा है जिंदा है कुछ भी हुआ है भाई, लेके तो आइए, जैसे हम पता कर सकें उसके बारे में। देखिए दूसरी जो रेट है वो है परमादेश। परमादेश, अच्छा परमादेश, अच्छा इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, परम प्लस आदेश। परम माने होता है ऊंचा, सबसे ऊंचा आदेश है। तो परमादेश का मतलब है यहां में बोलेगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है अपने नीचे वाले जो अधिकारी है कोई भी, लेकिन दो व्यक्तियों को छोड़ के किसी को भी आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। और वो दो व्यक्ति कौन से, एक है राष्ट्रपति आपका, और एक है प्रधान, वो राज्यपाल। क्या है, राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद है संवैधानिक, और राज्यपाल राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। तो दो को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट किसी को भी आदेश दे सकता है, ये ध्यान रखेंगे। क्या है, परमादेश। तो इसमें हम आदेश देते हैं कि, क्या है, हम आदेश देते हैं कि, यहां शुरुआत होती है हम आदेश देते हैं। और किन्हें नहीं दे सकते, किसे नहीं दे सकते, ये ध्यान रखेंगे, किसे नहीं दे सकते, कौन, जे ऑर्डर। तो वो ध्यान रखना, एक तो होगा आपका राष्ट्रपति और एक क्या होगा, राज्यपाल। इनको आप क्या है, आदेश नहीं दे सकते। बात समझ में आएगी कि नहीं। और किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को क्या है, ऑर्डर दे देगा। अच्छा जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो ऑर्डर देगा किसको, हाई कोर्ट, या और भी जो कर्मचारी है किसी को भी ऑर्डर दे सकता है, लेकिन किसको नहीं दे सकता, वो ध्यान रखना, राष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं दे सकता, क्योंकि ये सबसे बड़े संवैधानिक पद है, राज्यपाल राज्य में और राष्ट्रपति देश के अंदर। इतना सा जल्दी स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अच्छा तो इसका सीधा सा मतलब अधिकार परीक्षा यानी आपका अधिकार क्या है। जैसे ये चीज मिलती होगी, जैसे स्कूल वगैरह में आपने देखा कि जैसे कोई सरकारी अधिकारी अपॉइंटेड है, या स्कूलों में कोई सरकारी टीचर है, जैसे वो बीमार होएगा भाई किसी और को भेज दिया, तो क्या वो कर सकता है ऐसा, नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा होगा चौराहे पे जो खड़े हो जाते पुलिस वाले, आप लोग भी कर बनोगे जब देखना, तो आपको पता होना चाहिए ये वाले अधिकार। जैसे आप जा रहे हैं गाड़ी चलाएंगे तो आपको अधिकार मालूम, तो सीधी सी बात है आप डरोगे नहीं। जैसे पुलिस वाले ने, किसी कांस्टेबल ने क्या कर दिया, आपको गाड़ी रोक दी और कह रहा है कि वो हम चालान काट देंगे, तो ये ध्यान रखना, चालान वो कांस्टेबल नहीं काट सकता, ये भी आपको भी मालूम है। दरोगा से नीचे कोई भी चालान नहीं काट सकता। कहीं कहीं तो तुमने देखा होगा होमगार्ड से वो हाथ दे रहे ट्रक वाले को, भैया रुक जा, रुपया ले लिया, रख लिया जेब में, तो ये क्या है, उनका अधिकार नहीं है, बस वो और मुसीबत से बचने के लिए बोलने के अरे यार 50 रुपए दे निकल जाएंगे, ये सब चीजें, लेकिन अधिकार नहीं है उनका। तो वो यही पूछ रहा है अधिकार परीक्षा, आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है, अधिकार परीक्षा। जैसे पूछे जाए, आप जैसे ट्रेन में ही सफर कर रहे हैं और टीटी ने
टीटी तो आपकी टिकट चेक कर सकता है। ये बताइए कि आरपीएफ का आदमी टिकट चेक कर सकता है? नहीं, उसका अधिकार ही नहीं। सामान चेक कर सकता है कि हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई और सामान तो नहीं लेके जा रहा, जैसे बम वगैरह तो नहीं है, ऐसा चाहिए। तो ये क्या है, अधिकार परीक्षा का मतलब है आपका अधिकार क्या है। जैसे कभी कभी तुमने देखा होगा कोई बाबू है, क्लर्क है, और साइन मार दिए अधिकारी के, या फिर आप देखना गांव में प्रधान वगैरह में, प्रधान तो कौन है, यानी कि उनकी महिलाएं साइन कर रहे हैं, भाई आदमी मार रहे, तो आपका अधिकार था क्या? नहीं है, तो नहीं कर सकते आप उसमें। ये सब चीज किसमें, ये है सुप्रीम कोर्ट के तीसरे वाले में। ये पूछ सकता है आपका अधिकार क्या है, भाई बताए दो, ये चीज है। देखिए आगे इसमें चौथा है प्रतिषेध। प्रतिषेध चौथा क्या है, प्रतिषेध। तो प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, मना करना। प्रतिषेध का मतलब क्या है, मना करना। क्या करना है, मना करना। अच्छा, मना क्या करना है, जैसे कोई मामला चल रहा है आपसे, क्या है, अधीनस्थ, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, और मतलब हाई कोर्ट में चल रहा है कोई मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, या हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला न्यायालय होते हैं ना, उनसे संबंधित है, तो उनको क्या कर सकता है, मना कर सकता है कार्य करने के लिए। यानी कि कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को क्या कर सकता है, मना कर सकता है उसके बारे में। कौन सा, प्रतिषेध। अच्छा, पांचवा और रह गया एक, देखिए अधिकार परीक्षा क्या है, आपका अधिकार क्या है, प्रतिषेध मतलब क्या है, मना करना। अच्छा, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब क्या है, मंगवा लेना। जैसे कोई मैटर चल रहा है हाई कोर्ट में और उसको लग रहा है कि ये सही से नहीं काम कर पा रहा है, तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्या करेगा वो काम, क्या करेगा, आप पहले ये तो क्या मना करना, और उत्प्रेषण का मतलब क्या है, मंगवा लेना। इसका मतलब क्या है कि नहीं भैया आपसे नहीं होएगा, अब क्या करेंगे, दूसरा कोई करेगा इसको, तो इसका मतलब क्या होता है, मंगवा लेना। मंगवा लेना। बात समझ आ रही कि नहीं? सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए, कोई अधीनस्थ न्यायालय कोई मैटर देख रहा है तो उससे मना करके आप क्या करोगे, कार्य अपने ऊपर ले लेना। वो वाला कौन सा है, वो है आपका आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल नहीं, सॉरी, कौन सी वाली रेट है, उत्प्रेषण। अच्छा, 5 रेट पढ़ी। पहली थी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें क्या होगा 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना पड़ेगा। अगर नहीं पेश किया तो आप हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वो क्या बोलेगा, बंदी प्रत्यक्ष हॉबियस कॉर्पस लागू करेगा, तो आपको आप पेश करना पड़ेगा। नहीं कर रहे तो कार्रवाई होगी। फिर उसके बाद देखा था परमादेश, हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो हम आदेश कैसे देंगे भैया, राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ के बाकी किसी को भी आदेश दे दो, कोई भी काम करने के लिए आदेश दे रहे हैं। जैसे तुमने देखा होगा इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इसको, तो वो आदेश ही तो दे रहा, फटकार आदेश एक ही बात है। जैसे यूपी पुलिस में भर्ती को लेके क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने फटकार लगाई राज्य सरकार को, तो फटकार लगाए वो उसमें सब कुछ आ जाएगा राज्यपाल छोड़ के, ये ध्यान रखना। प्रतिषेध का मतलब है मना करना, और उत्प्रेषण का मतलब है मंगवा लेना। जो अधीनस्थ न्यायालय में मैटर चल रहा है उसको कहाँ है, ऊपर मंगवा लेना। अच्छा, जैसे एक आर्टिकल है 33, तो ध्यान रखना 33 आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 13 का जस्ट विपरीत है। तो जैसे आर्टिकल 13 क्या कह रहा है, इसमें मैंने बताया था, इससे क्या चीज कह रहा है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो क्या हमारे मूल अधिकारों का हनन करता हो। लेकिन जस्ट विपरीत 33 कह रहा है क्या जी, कि संसद ऐसा कानून बना सकती है जो क्या है, मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो। लेकिन कब, ये स्थिति सामान्य नहीं होगी, जब सेना विधि वगैरह लागू होगी तब की बात है। बात समझ में आएगी कि नहीं? तो वो अलग चीजें बनती हैं। लेकिन आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कौन सा है, 5वां वाला। ये यहां तक आपको समझ में आ गया। अब जो वीडियो बन के आएगी आपकी, वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी कौन सी, भाग 4 होएगा, जिसमें होंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, एक सीरीज और साथ में ही चला रहा हूं, वो है मैथ की, एवरेज। एवरेज चैप्टर से मैंने औसत से शुरू किया है। कैसी लगी है वो वीडियो, वो भी कमेंट करिए, और ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट वगैरह करिए। और साथ में क्या करेंगे आप, सब्सक्राइब वगैरह करिए। इतना तो आप करेंगे ही अगर वीडियो पसंद आ रही है। व्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे बने रहिए साथ में और अच्छी अच्छी वीडियो का एंजॉय करिए, ठीक है कि नहीं? जय हिंद, जय भारत।